हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री नाउ क्लासेस गोरखपुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एग्री नाउ क्लासेस नामक यूट्यूब चैनल पे अरुण कत्यान की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें वॉल्यूम 1 का चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ। जिसमें कि सबसे पहले हम चैप्टर 1, 2, 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब फोर्थ चैप्टर का कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं और उसके कुछ पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं, और मतलब कुछ उसमें तो जैसे कि चौथा चैप्टर है वॉल्यूम 1 का, अरुण कत्यान जो बुक है उसका वॉल्यूम 1 का चौथा चैप्टर है इकोलॉजी। इकोलॉजी का में हम लोग पढ़ चुके हैं, इकोलॉजी पढ़ चुके हैं, और माइक्रो क्लाइमेट, प्लांट लेवल और सॉइल लेवल पे पढ़ चुके हैं। सिंक सोर्स रेशियो पढ़ चुके हैं। हार्वेस्टिंग इंडेक्स है, हार्वेस्ट इंडेक्स पढ़ चुके हैं। आइडियो टाइप्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसके आगे जानेंगे एग्रो क्लाइमेटिक, जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में जानेंगे, और उसके कैसे प्लानिंग किया गया उसके बारे में जानेंगे। तो जब हम बात करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन की, तो जब किसी भी, अगर हम बात करते हैं ना, किसी भी क्रॉप के स्तर पे देखा जाए या किसी क्रॉप के रिगार्डिंग देखा जाता है कि किसी भी जगह पे या किसी भी लैंड पे, वहाँ के जगह पे कैसा क्लाइमेट है वहाँ का, कि मतलब उस क्रॉप के लिए या उस जैसे क्रॉप के लिए या उसकी वैरायटी के लिए कैसे सूटेबल है, और वहाँ के किस तरह से उसमें सूटेबल हो रहा है और कैसे उग रहा है, यही उसका एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं। ये अलग अलग होते हैं कई बार। अब इसका अपने इंडिया में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं फिलहाल। तो अभी हम बात करते हैं पहले कि इसका प्लानिंग कैसे हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग की। तो एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग इंडिया में सबसे पहले 1988 में प्लानिंग कमीशन द्वारा बनाया गया, जो कि उस समय 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी इंडिया में। तो सबसे पहले एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग जो था वो 1988 में प्लानिंग कमीशन द्वारा स्थापित किया गया, मतलब बनाया गया, जो कि उस समय 7वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता था। फिर बात हम करते हैं कि रीजनल प्लानिंग वाज कम इनटू फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर बैलेंस ऑफ रीजनल ग्रोथ, कि जब ये जो रीजनल प्लानिंग कमेटी बनी थी एग्रो क्लाइमेटिक की, ठीक, ये फोर्स में कब आया कि उसके किसके बेसिस पे आया, तो एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर के बारे में, फैक्टर के बेसिस पे कि कैसे वहाँ के रीजनल, मतलब किसी भी रीजन को कैसे, रीजन का ग्रोथ को बैलेंस करता है एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर, इसी के बेस पे वो फोर्सली एडाप्ट हुआ या वो लागू हो गया। तो अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं या रिसोर्सेज कौन कौन से हैं जिसके कारण एग्रो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन प्लानिंग फोर्स में आया या मतलब एक्टिव हो गया। तो सबसे पहला फैक्टर है कि रेनफॉल, फिर टेम्परेचर है, फिर सॉइल है, टोपोग्राफी है, क्रॉपिंग क्रॉपिंग एंड क्रॉपिंग सिस्टम है, और फार्मिंग सिस्टम है, और वाटर रिसोर्सेज हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि वाटर रिसोर्सेज की, और चाहे रेनफॉल की या टेम्परेचर की, सॉइल की, टेपोग्राफी की, क्रॉपिंग सिस्टम की और फार्मिंग सिस्टम की, क्रॉपिंग पैटर्न की, तो ये सब सारे फैक्टर हैं एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर हैं ये सब, जो कि इम्पैक्ट डालते हैं या इसका इफेक्ट होता है तभी किसी भी रीजन में ग्रोथ होता है, क्रॉप का ग्रोथ होता है। तो इसी के बेस पे, इसी के आधार पे एग्रो क्लाइमेटिक रीजन का डिवीज़न भी हुआ, और अलग अलग जोन्स बनाए गए, मतलब जोन बनाए गए हैं, जिसमें कि मतलब सबसे पहले जब बात करते हैं कि इंडिया में सबसे पहले 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बने थे, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में 15 हैं, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, जो कि वाटर सरप्लस और वाटर डिफिशिएंट इन क्रॉपिंग सिस्टम के आधार पे है। मतलब वाटर का सप्लाई क्या है, और वाटर का मतलब कहाँ कमी है, और क्रॉपिंग सिस्टम कहाँ पे कौन सा अपनाया जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टोपोग्राफी कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, सॉइल कैसा है किसी भी जगह का, वाटर रिसोर्सेज क्या है। तो इन सभी बेसों पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बनाए गए हैं, जो कि 15 हैं। अब एक एक क्लाइमेटिक जोन को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे, कौन रीजन का कौन सा, मतलब किस क्लाइमेटिक जोन में कौन कौन सा रीजन आता है,
कौन सा स्टेट आता है, कौन सा जगह आता है, अब एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्लाइमेटिक जोन जो जानते हैं या पढ़ते हैं, सबसे पहला तो सबसे पहला है कि वेस्टर्न हिमालय रीजन की सबसे पहला जो क्लाइमेटिक जोन है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उसका नाम है वेस्टर्न हिमालयन रीजन, कि मतलब पश्चिमी हिमालय का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं। इसमें कौन कौन से स्टेट हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो कि इस समय स्टेट है वो आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, ठीक, लद्दाख का कुछ रीजन आता है, और जो भी हिली एरिया है यूपी में, जैसे कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी में हिली एरिया है, ये मतलब यूपी का सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन, अभी तो लद्दाख बन गया ना, पहले जम्मू कश्मीर ही हुआ करता था, तो और लद्दाख वाला रीजन वेस्टर्न हिमालय रीजन में आता है। अब ये कैसा होता है कि कूल भी है और ह्यूमिड भी है, मतलब कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहती है, मतलब बारिश भी अच्छी खासी हो जाती है और ठंडी भी रहता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का रीजन है, हिमाचल प्रदेश का है, तो जाहिर सी बात है वहाँ बर्फबारी भी होता है तो ठंडी रहेगी। और यहाँ पे एनुअल रेनफॉल क्या होता है कि अब एनुअल रेनफॉल कितना होता है, तो यहाँ पे दिखाया गया कि 1650 से 2000 तक एनुअल रेनफॉल है यहाँ पे। यहाँ की इम्पोर्टेंट क्रॉप कौन कौन से हैं, जैसे कि वीट है, मेज है, पैडी है और पोटैटो है। मतलब ये इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं इस मतलब रीजन के। और इसको फिर अलग मतलब और भी रीजनों में बांटा गया, सब रीजनों में बांटा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, जम्मू कश्मीर की लोएस्ट होती है और हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट होती है वहाँ की प्रोडक्टिविटी। बाकी ये ऐसे नेशनल लेवल की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अगर हम वेस्टर्न हिमालय रीजन का कंपेरिजन करते हैं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रीजन के अपेक्षा हिमाचल प्रदेश की प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। वो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि वहाँ की टोपोग्राफी बहुत ज़्यादा अलग है, मतलब हिमाचल प्रदेश से काफ़ी अलग है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी भी है लद्दाख वाले रीजन में, तो वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत कम होता है कंपेरिजन टू हिमाचल प्रदेश। अब बात करते हैं हम कि ऐसे एरिया को, मतलब ऐसे जो रीजन हैं उसको डेवलपमेंट करने के लिए या उसमें डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम इंटेंसिफाई ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्लानिंग कर सकते हैं, मतलब कि बहुत ही गहन रूप से हम वहाँ पे सॉइल और वाटर कंजर्वेशन की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सॉइल इरोजन भी बहुत ज़्यादा होता है और पानी की स्रोत, मतलब वाटर की स्रोत या वाटर रिजर्व या रिसोर्सेज बहुत कम है, क्योंकि पहाड़ी है इलाका, तो वैली में पानी चले जाते हैं, तो हर जगह सिंचाई के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है पानी, तो हम वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं और सॉइल कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि लैंड यूटिलिटी प्लानिंग कर सकते हैं, हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल क्रॉप के लिए बात करते हैं तो 30% स्लोपी लैंड तक पे हम एग्रीकल्चर का क्रॉप उगा सकते हैं, अगर देखते हैं हम उस रीजन के अकॉर्डिंग। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है 30 से 50% तक स्लोप तक उगा सकते हैं, और 50 से ऊपर के स्लोप पे पैडी उगा सकते हैं वहाँ पे। और फिर अगला पॉइंट है कि गुड स्टोरेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग, क्योंकि वहाँ पे ऐसा रीजन है, ऐसा जगह है जो कि ईजिली हम कहीं भी मार्केट नहीं जा सकते हैं, बहुत दूर दूर पे मार्केट होता है, बहुत दूर दूर पे शहरें हैं और ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी नहीं है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे स्टोरेज होना चाहिए, अच्छे से अच्छा स्टोरेज हो काफ़ी लंबे समय तक, कि वहाँ से मतलब हम ट्रांसपोर्ट कर सकें मार्केट में, जैसे बड़े बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली वाली जगहों पे, ऐसे शहरों में। और प्रोसेसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे फूड प्रोसेसिंग, वहीं हम फूड प्रोसेसिंग करने की अपना जो भी प्रोडक्शन हो उसको ईजिली हम बचा सकें, क्योंकि बहुत दिनों बाद कोई भी जब मैच्योर हो जाएगा तो ख़राब होने लगता है, तो हम उसको प्रोसेस करके रख लें। फिर अगला पॉइंट है डेवलपमेंट करने की बात जब करते हैं तो इरिगेशन मैनेजमेंट लाइक वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक का यूज करके इरिगेशन मैनेजमेंट का हम लोग वहाँ पे व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि बारिश का ही बारिश के जल से ही वहाँ का मुख्य रूप से सिंचाई होती है और नदियों से होती है। तो नदी क्योंकि वैली में होती है और खेती मैक्सिमम वैली के ऊपर साइड में होता है और वैली में भी होता है, तो पहाड़ों के लिए वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक हम वाटर इकट्ठा कर सकते हैं, बारिश का जल इकट्ठा करके हम उससे खेती में यूज कर सकते हैं। फिर
लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट भी कर सकते हैं हम वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। फिर हम बात करते हैं जो अगला एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, जो कि ईस्टर्न हिमालय रेंज है। इसमें पूर्वी हिमालयन रेंज आता है, पूर्वी हिमालय का क्षेत्र आता है, जिसमें कौन कौन से स्टेट पाए जाते हैं, जो मतलब कौन कौन से इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर स्टेट आते हैं, जैसे सिक्किम है, दार्जिलिंग है, मतलब जो कि दार्जिलिंग एरिया है पश्चिम बंगाल का, हिल्स का, वो आता है। फिर अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मेघालय आता है, मणिपुर आता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है और असम आता है। और वेस्ट बंगाल का जलपाईगुड़ी, जिसको न्यू जलपाईगुड़ी भी बोलते हैं, वो रीजन भी, मतलब जलपाईगुड़ी वाला एरिया भी ईस्टर्न हिमालय रीजन के अंतर्गत आता है। और बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि अब एक दो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे एक किशनगंज है और भी एक है जो एग्जैक्ट अभी नाम नहीं याद आ रहा। तो ऐसे बिहार के भी कुछ पार्ट हैं जो कि ईस्टर्न हिमालयन रीजन में आते हैं। अब यहाँ मतलब इतने सारे जगह या इतने स्टेट तो ईस्टर्न हिमालय रीजन के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, ह्यूमिड होता है और सब ह्यूमिड होता है, मतलब कि सेमी आर्द्र से आर्द्र भूमि होता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है, बहुत अच्छा होता है बारिश। तो इस यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। और जब बात करते हैं हम कि कितना एनुअल रेनफॉल हो जाता है यहाँ पे, तो 1840 से 3528 तक, मतलब कि इतना बारिश हो जाता है। 1840 से 3528 तक बारिश एनुअली यहाँ पे हो जाता है। अब इसकी जैसे मेन क्रॉप कौन से हैं इस रीजन के, जैसे मेज है, मेज की बात कर लें, पैडी है, जूट है, रेपसीड है, मतलब कि सरसों है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन सब जगहों पे किया जाता है। और यहाँ का एक नुकसान भी है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से होता है, जो कि जिस ईस्टर्न हिमालय रीजन में ये सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा वहाँ सॉइल इरोजन होता है। तो अब इस सब के डेवलपमेंट के लिए, इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये हम एक एक पॉइंट करके जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन फॉर ईच वाटर शेड, कि मतलब कि हम सॉइल और वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं और वहाँ पे वाटर शेड का निर्माण कर सकते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं कि एजुकेट द पीपुल अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लैंड इरोजन एट पंचायत लेवल, कि हम पीपुल को, मतलब लोगों को वहाँ पे एजुकेटेड कर सकते हैं, मतलब शिक्षा दे सकते हैं कि क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है सॉइल इरोजन का। ये अगर हम ग्रामीण लेवल पे, पंचायती लेवल पे सबको बताते हैं और लोग इससे अवेयर हो जाएंगे, तो शायद वहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कम करें और धीरे धीरे सॉइल इरोजन का खतरा जो कि कम हो, और मतलब धीरे धीरे और कम होता जाए, तो हम वहाँ के लोगों को एजुकेट करके ये सुधार ला सकते हैं। फिर बात करते हैं हम अगला पॉइंट की फैसिलिटेट ऑफ गुड सप्लाई ऑफ इनपुट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, कि हम वहाँ अच्छी फैसिलिटी दे सकते हैं इनपुट की, जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे कि हम बात करते हैं बीज, खाद और इन सब का जो भी इनपुट देते हैं फर्टिलाइज़र का, जिससे कि हम अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन ले पाएंगे वहाँ पे, मतलब वहाँ के लोग ले पाएंगे अच्छे से प्रोडक्शन। फिर वहाँ पे स्टोरेज और प्रोसेसिंग की व्यवस्था कर सकते हैं और वहाँ से फिर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो उस रीजन का डेवलपमेंट ऐसे हो सकता है। फिर अगला पॉइंट है कि एडाप्शन ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बिकॉज द डिफरेंट डायरेक्टिव पैटर्न ऑफ लोकल पीपल, वहाँ पे एडाप्शन करना चाहिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की जब बात करते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं और जो अवेलेबल सोर्सेज होते हैं उसी का यूज करते हैं, और एक एक सिस्टम में करते हैं, वो केमिकल पे बहुत कम यूज करते हैं, जिससे कि मतलब जो लोकल लोग हैं वहाँ के, उनके जो खाने का या जो पाचन का पैटर्न है वो बना रहता है। और फिर बात करते हैं कि अब जैसे कि इसमें बहुत सारे रीजन हैं, बहुत अलग अलग स्टेट भी हैं, तो यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए गुड कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो चाहिए ही चाहिए। तो कि सब एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को समझा सकें कि ऐसे करने से इसका नेशन का डेवलपमेंट होगा या इस एरिया का डेवलपमेंट होगा, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। फिर हम बात करते हैं अगला एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, जो कि लोअर गंगेटिक प्लेन जिसका नाम है, जो कि मैक्सिमम एरिया इसका वेस्ट बंगाल में आता है।
ठीक, वेस्ट बंगाल में ही मैक्सिमम एरिया आता है लोअर गंगेटिक प्लेन का। तो जब हम इसमें हम क्या देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज लोअर देन द नेशनल एवरेज 15 क्विंटल पर हेक्टेयर, बट द रीजन कंट्रीब्यूट 12% ऑफ टोटल राइस प्रोडक्शन इन इंडिया। अभी लोअर गैंडेटिक प्लेन है जो, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी तो राइस की कम होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा लगभग 12% अकेले पूरे भारत में जो राइस प्रोडक्शन होता है वो ये रीजन सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है लगभग 12%। ठीक, फिर और यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप उगाते हैं सबसे ज़्यादा, जैसे राइस उगाते हैं, जूट उगाते हैं, रेपसीड उगाते हैं मतलब सरसों और वीट, गेहूँ उगाते हैं, मेज उगाते हैं, पोटैटो उगाते हैं, और भी सब लगभग सारी तरह के कुकुरबिट्स भी उगाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि मॉइस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, मतलब कि मॉइस्चर लिए हुए ह्यूमिड होती है और ड्राई ह्यूमिड भी होती है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे भी है, वहाँ से बे ऑफ बंगाल नज़दीक है, तो यहाँ की ह्यूमिडिटी कई सूखी ह्यूमिडिटी भी होती है। और रेनफॉल की जब हम बात करते हैं तो 1302 से 1607 बारिश तक होता है यहाँ पे, मतलब कि अगर हम सेंटीमीटर में बात करते हैं 130 से 160 सेंटीमीटर तक वहाँ एनुअल रेनफॉल होता है। अब वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं हम उसको जानते हैं, मतलब इस एरिया में, इस रीजन में क्या क्या दिक्कतें हैं। तो पहला पॉइंट है कि लेक ऑफ गुड वाटर मैनेजमेंट, मतलब कि वाटर मैनेजमेंट की कमी है वहाँ पे, मतलब अच्छे वाटर मैनेजमेंट की कमी है, ड्रेनेज प्रॉब्लम है, मतलब पानी का निकासी हम इजली नहीं मतलब निकाल सकते, पानी अच्छे से नहीं निकासी कर सकते पानी का, जिससे खेत में पानी लगा रहता है हमेशा, मतलब हमेशा की तरह समय पे, तो उससे हम कोई भी क्रॉप नहीं उगा सकते। फिर वहाँ का एक और नेगेटिव पॉइंट है कि जैसे यूज ऑफ लोकल वेराइटी, जो कि मैक्सिमम लोकल वेराइटी ही वहाँ यूज किया जाता है। ठीक, और लेस यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी, मतलब कि बहुत कम यूज करते हैं हाई यील्डिंग वेराइटी, जैसे प्रोडक्शन वहाँ का कम है। ठीक, और फिर बात करते हैं अगला पॉइंट, तो पुअर एक्सटेंशन वर्क है, मतलब वहाँ एक्सटेंशन कम, एक्टिविटी कम है, जिससे कि उसके निगेटिव फैक्टर में, मतलब निगेटिव पॉइंट बढ़ते जाते हैं। पुअर मार्केटिंग और प्रोसेसिंग सिस्टम है। ठीक, अच्छे से वहाँ पे इनपुट सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जो बीज खाद जो भी है, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी वहाँ कम पहुँच रहा है तो कम उगाया जा रहा है, जब अच्छा मात्रा में पहुँचता है तो अच्छे से उगता वहाँ पे। सॉइल एंड वाटर इरोजन होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि पानी ही लगा रहता है मैक्सिमम टाइम, वो गंगा के लोअर प्लेन रीजन है तो पानी की मात्रा वहाँ ज़्यादा है, ड्रेनेज सिस्टम कम है, तो वहाँ पे सॉइल एंड वाटर इरोजन भी होता है। वहाँ के जो अनएजुकेटेड फार्मर्स हैं सबसे ज़्यादा उधर, बहुत गरीब भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन की भी अच्छी फैसिलिटी नहीं है और स्टोरेज की भी नहीं है, जिसके कारण ओवरऑल प्रोडक्शन मतलब कम होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। बट अकेले ही रीजन 12% से अधिक लगभग राइस प्रोडक्शन में इंडिया 12% प्रोडक्शन राइस का प्रोडक्शन इंडिया में ये रीजन अकेले करता है। फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं, मिडल गंगेटिक प्लेन, मतलब कि जो मिडिल गंगा का प्लेन है, गंगे नदी किनारे का प्लेन है, इसमें कौन कौन से स्टेट आता है, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, जो कि ईस्टर्न पार्ट बोल रहा है यानी पूर्वांचल क्षेत्र जो है यूपी का पूर्वांचल क्षेत्र, जैसे कि हम बात करते हैं तो लखनऊ के पूरब जो भी क्षेत्र हैं ये, और इलाहाबाद तक, जैसे बनारस, इलाहाबाद और गोरखपुर, ये जो पूर्वांचल यूपी है ये मिडिल गंगेटिक प्लेन में आता है, और बिहार का जो पूरा एरिया है वो सब टोटली लगभग मिडिल गंगेटिक प्लेन के अंतर्गत ही आता है। इस रीजन में सबसे ज़्यादा क्रॉप उगाए जाते हैं, जैसे कि गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, राइस का भी लगभग होता है सबसे ज़्यादा। तो जब हम बात करते हैं कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी की, तो इसमें जो दिया हुआ है काफ़ी पुराना डाटा है। अगर हम सिर्फ इस एरिया की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम यूपी का प्रेजेंट टाइम में देख लेते हैं और बिहार के पश्चिमी क्षेत्र और यूपी के पूर्वी क्षेत्र में, तो इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी लगभग 175 के आसपास है, 175% के आसपास है। ठीक, और इंडिया की बात करते हैं तो इस समय जो इंडिया की सीआई है वो 155% के आसपास है।
ऑलमोस्ट 155% है, जो कि इसमें डाटा पुराना है। जो अभी बात करते हैं मरून का टैंक बुक में, तो डाटा पुराना ही दिया हुआ है। और जो प्रोडक्टिविटी है राइस की, वो इस रीजन में कम है। बाकी प्रोडक्शन ठीक ठाक है, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में कम है। प्रोडक्टिविटी अभी भी राइस वेस्ट की बात करते हैं तो हम पंजाब की देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी। अब इसमें क्या है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, तो मॉइस्ट सब ह्यूमिड होता है, मतलब सब ह्यूमिड होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होती है लेकिन थोड़ी बहुत होती है। तो और एनुअल रेनफॉल की जब बात करते हैं कि कितना बारिश होता है यहाँ पे, तो 1211 से 1470 mm तक एनुअल रेनफॉल होता है यहाँ पे, मतलब वार्षिक रूप से वर्षा होता है 120 सेंटीमीटर से 100 मतलब 150 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पे बारिश होती है। जो मेन क्रॉप है इस रीजन के, जैसे पैडी हो गया, मेज हो गया, वीट हो गया और शुगर केन हो गया। तो अभी मैंने बताया ना कि वीट और पैडी का सबसे ज़्यादा किया जाता है, बाकी मेज भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और शुगर केन भी। तो ये मिडिल गंगेटिक प्लेन का रीजन था, मतलब एग्रो क्लाइमेटिक जोन था। अब बात करते हैं हम अपर गंगेटिक प्लेन के बारे में, जो कि 5वां एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। तो क्योंकि पूर्वांचल यूपी आता है आपका मिडिल गंगेटिक प्लेन, उसके बाद वाले जो यूपी को छोड़ देते हैं, यानी कि जो सेंट्रल यूपी है और वेस्टर्न यूपी है, ये वाले पार्ट, ठीक, ये वाले पार्ट आते हैं अपर गंगेटिक प्लेन में, ठीक, जो कि सब ह्यूमिड एरिया होता है यहाँ पे, मतलब सब ह्यूमिड होता है, बारिश कम होती है यहाँ पे, 720 से 970-80 तक mm तक बारिश होती है। तो मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं जब कि कितने, अगर हम देखते हैं कि बारिश कितना एनुअली होता है, तो बारिश अगर कंपेरिजन करते हैं कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी के तुलना में जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी है या रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूपी है, उसमें बारिश कम मात्रा में होता है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी कम होती है। और इस रीजन की मेन जो क्रॉप हैं वो भी राइस है, वीट है, मेज है और शुगर केन है और मस्टर्ड भी है। और फिर जब क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करते हैं तो लगभग पूरे यूपी में क्रॉपिंग इंटेंसिटी लगभग वही 175% ही है इस समय। और जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इस समय 155 मतलब 155% इंडिया की एशियाई और यूपी की 175%। अब इरिगेशन जो अपर गंगेटिक प्लेन में है वहाँ पे नहरों द्वारा किया जाता है और ट्यूबवेल द्वारा किया जाता है, और जो कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे अपर गंगेटिक प्लेन में जो साइंटिफिक खेती किया जाता है, जैसे कि सब्जी और फलों की, मतलब फलों और सब्जियों की, मतलब हार्टिकल्चर प्रोडक्शन में अच्छा है अपर गंगेटिक प्लेन, जो कि सिस्टम और साइंटिफिक सिस्टम से किया जाता है वहाँ पे। और अपर गंगेटिक प्लेन में मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है और उसकी प्रोसेसिंग यूनिट भी, मतलब कि छोटी जो एग्रीकल्चर की इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो वो भी वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी में अच्छी खासी इंडस्ट्री हैं, जिससे मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और उसका प्रोसेसिंग भी अच्छे तरीके से किया जाता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग बस इतना रहने देते हैं, फिर कल इसके मतलब अगले क्लास में इसके आगे का क्लाइमेटिक जोन के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। फिर एग्रो इकोलॉजिकल जोन के बारे में जानेंगे हम। तो फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।